हेलो फ्रेंड्स। कंप्यूटर अनुदेशक प्रैक्टिस पेपर थर्ड में आपको सॉल्व करवा रहा था। उसमें 50 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाए थे। अब मैं 51 से स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ द पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 51, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो दोस्तों ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52, पाइथन इज अ डैश, मतलब पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 53, विनजिप का कार्य क्या होता है? तो विनजिप आपने यूज़ भी किया होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम में। जो भी आपकी लार्ज फाइल्स होती है उनको जिप फॉर्मेट में बना के उसको छोटा कर देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा, इट कंप्रेसेस लार्ज फाइल्स इनटू ए स्मॉलर फाइल, यानी ये बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस करता है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि विनजिप से और भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। पहली चीज़ तो विनजिप होता क्या है? तो ये होता है ट्रायल वेयर। ट्रायल वेयर फाइल आर्काइवर होता है। फाइल आर्काइवर मतलब फाइल्स को एक तो अरेंज करता है फिर उनको कंप्रेस कर सकता है। ठीक है, फाइल आर्काइवर एंड कंप्रेसर फॉर विंडोज, मैक ओएस, आईओएस, एंड्रॉयड, मतलब सारे सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है ये। और इट इज़ डेवलप्ड बाय विनजिप कंप्यूटिंग। ठीक है, पहले इसका क्या नाम था? निको मैक, ये भी याद रखना आप। विनजिप कंप्यूटिंग ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया, पहले इसका नाम था निको मैक। और अभी इसको ऑन कौन करती है? कॉरेल कॉरपोरेशन। ठीक है, आजकल क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं फैक्चुअल कि किस कंपनी के अंदर जैसे जावा है उसको कौन ऑन करती है? ओरेकल करती है। वैसे पूछा जा सकता है, बहुत सारे जो फेमस सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विनजिप को ऑन कौन करती है? याद रखना, कॉरेल कॉरपोरेशन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कॉरेल कॉरपोरेशन होगा। इसके बाद द प्रोग्राम कैन क्रिएट आर्काइव्स इन जिप फाइल फॉर्मेट, अनपैक सम अदर आर्काइव फाइल्स। ठीक है, कोई मान लो आर्काइव्स आपने देखी होगी, जिप फाइल आपने देखी होगी। जिप को जब आप अनजिप करते हो तो ये एक अरेंजमेंट रहता है फाइल्स का, वो सब काम आप कर सकते हो विनजिप के अंदर। ठीक है, फाइल्स को अरेंज करना, जिप फाइल्स को, जिप फाइल के अंदर आप डायरेक्टली घुस भी सकते हो और उनको अरेंज कर सकते हो। ये सब काम आप कर सकते हो विनजिप के थ्रू। तो बहुत सारे काम होते हैं विनजिप के। और एक और चीज़ होती है विनरार, तो ये भी आप पढ़ के चले जाना, विनरार। ये आप गूगल से एक बार चेक कर लेना विनरार के बारे में, मैंने विनजिप के बारे में आपको बता दिया डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 54, एक हाई लेवल सोर्स प्रोग्राम को पहले एक ऐसे रूप में रूपांतरित किया जाना चाहिए जिसे मशीन समझ सकती हो। यह किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किया जा सकता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 में आपका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं उनको मशीन लेवल में चेंज करता है ताकि वो जो आपका हार्डवेयर होता है, ठीक है, वो समझ सके उसको। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओरेकल डेटाबेस होता है, फॉक्स प्रो भी होता है, एम एस एक्सेस भी होता है, वर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एम एस वर्ड। एम एस वर्ड और एम एस एक्सेस ये दोनों किसके पार्ट होते हैं दोस्तों? ये होते हैं एम एस ऑफिस के। ठीक है, एम एस ऑफिस के पार्ट है ये दोनों ही एम एस ऑफिस के पार्ट है, एम एस एक्सेस एंड एम एस वर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो इसमें क्या दे रखा है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखो, ये एक तो आप चीज़ याद रखना, NCSA, एक तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये पूछी जा सकती है आपकी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। NCSA की फुल फॉर्म बताइए, तो ये आपको याद रखनी है, बार बार इसको रिवाइज कीजिए। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। इसने एक वेब ब्राउज़र बनाया था और उस वेब ब्राउज़र का नाम था मोजैक। ठीक है, मोजैक। और ये पहला वेब ब्राउज़र था जो, देखो इसके अंदर क्या था, इसी वेब ब्राउज़र ने आपका जो www था इसको फेमस किया। बेसिकली ये वो वेब ब्राउज़र था जिसने www का यूज़ जो है बढ़ाया, यूज़र्स को अट्रैक्ट किया इस वेबसाइट पे, इस पे www पे, इस मोजैक ने, मोजैक वेब ब्राउज़र ने। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलराइजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब एंड द जनरल इंटरनेट
बाय इंटीग्रेटिंग मल्टीमीडिया सच एज टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। पहले मल्टीमीडिया डिफरेंट मतलब टेक्स्ट, ज़्यादातर टेक्स्ट ही रहता था, ग्राफिक्स इतना यूज़ करते नहीं थे। इसने पहली बार टेक्स्ट को ग्राफिक्स के साथ इंटीग्रेट किया और शो किया, तो यूज़र्स को काफ़ी, इसने यूआई बहुत अच्छा बना दिया। ठीक है, यूआई पे इसने बहुत ज़्यादा वर्क किया। इस ब्राउज़र पे आप देखोगे तो सबसे बेस्ट यूआई इस ब्राउज़र ने दिया सबसे पहले, इसलिए इंटरनेट का यूज़ बढ़ने लगा। तो ये पहला ब्राउज़र था जिसने इंटरनेट को फेमस किया मार्केट में। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मोज़ेक वेब ब्राउज़र, और इसको बनाया किसने था? एनसीएसए ने बनाया था। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है? तो देखो, ये जो सवाल है ना, इसको मैंने काफ़ी जगह चेक किया। इसमें जो जनरल आंसर आपको लगेगा वो लगेगा कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर आपको आंसर लगेगा, लेकिन इसमें नहीं है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डालने वाला सवाल है। इसका जो आंसर होगा असेंबलर होगा दोस्तों, और इसको आप रट लेना, क्योंकि ये किसी एग्जाम में पूछा गया था और मैंने 4 से 5 वेबसाइट पे जाके इसको चेक किया, क्रॉस चेक किया कि ये जो सवाल है सही है ना। तो सब जगह इसका आंसर असेंबलर ही था। तो आपको अगर थोड़ा सा डाउट हो, उसको रट लेना, नोट कर लेना कहीं पे। अगर डायरेक्टली सवाल ऐसे कैसे उठ के आ जाए तो आपको असेंबलर ही मार्क करना है, इसमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसको रट लेना इस सवाल को। और मैं इसको ऑलरेडी क्रॉस चेक कर चुका हूँ, आप भी अगर देखना चाहे तो किसी इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, 57 हो गया, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, डैश एक संचार प्रोटोकॉल है, तो संचार प्रोटोकॉल कौन सा होता है? एचटीटीपी है। अब देखो, दो चीज़ याद रखनी है एचटीटीपी में, एक तो ये कौन सी लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसके पोर्ट नंबर पता होने चाहिए। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर होता है 80। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ, ये इतनी बार पूछा गया है ना पोर्ट नंबर। एचटीटीपी का पूछते हैं, एक एसएमटीपी का पूछते हैं, एक आपका एचटीटीपीएस का पूछते हैं। तो ये पोर्ट नंबर्स आपको पता होने चाहिए। तो देख लेते हैं, 80 जो किसके लिए होता है? एचटीटीपी के लिए होता है पोर्ट नंबर। 443 होता है एचटीटीपीएस के लिए, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 443 होता है एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 80 किसका होता है? एचटीटीपी, और 443 होता है एचटीटीपीएस। डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं पोर्ट नंबर्स पे, तो ये आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। द इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ ए वेबसाइट टिपिकली सर्विंग एज अ टेबल ऑफ कॉन्स्टेंट्स फॉर अ साइट इज नोन एज। मतलब कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हो, ठीक है, मान लो आपने कोई वेबसाइट ओपन करी, तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ, बेसिकली मुख्य पृष्ठ की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? उसको होम पेज बोलते हैं। बहुत ईजी सवाल है, मुख्य पृष्ठ होता है किसी भी वेबसाइट को, उसको होम पेज बोलते हैं। तो 59 में हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब का जनक बिल्कुल ईजी है, टिमोथी जॉन बर्नर्स ली को माना जाता है। इसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। टिम बर्नर्स ली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। और ये भी याद रखना, कहाँ इन्वेंट किया था, कहाँ पे काम कर रहे थे उस वक्त? वो सर्न में काम कर रहे थे। और सर्न की फुल फॉर्म याद रखना। और ये सर्न जो है ना दोस्तों, ये फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है, यहाँ पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, ये अंग्रेजी वर्ड नहीं है। सर्न की फुल फॉर्म फ्रेंच में आएगी। तो क्या क्या आती है? काउंसिल यूरोपियन फॉर ला रिसर्च न्यूक्लियर, ये सर्न की फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच एब्रीविएशन है ये इसका पूरा। और ये इसका ये जो है, आप इसका पढ़ सकते हो पूरा, इसका फुल फॉर्म काउंसिल यूरोपियन फॉर ला रिसर्च न्यूक्लियर। याद रखिएगा, सर्न की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो ये करता है टेलनेट। ठीक है, तो टेलनेट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, टर्मिनल नेटवर्क। तो टेलनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? टेल यानी टर्मिनल और नेट यानी नेटवर्क। तो टर्मिनल नेटवर्क, ये टेलनेट की फुल फॉर्म होती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल दैट इनेबल्स वन कंप्यूटर टू कनेक्ट टू लोकल कंप्यूटर। It is used as standard TCP/IP protocol for virtual terminal service which is given by ISO। ठीक है, तो आपको अगर अपने लोकल सिस्टम पे कनेक्ट करना है तो आप टेलनेट कमांड का यूज़ करते हो। टेलनेट की कमांड भी आती है, कभी आपने चलाई होगी, अगर आपने वर्क किया होगा, रिमोटली वर्क किया होगा तो टेलनेट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे अभी वर्क फ्रॉम होम मैं कर रहा हूँ तो मैं टेलनेट कमांड का यूज़ करूँगा, मेरा जो ऑफिस में सिस्टम रखा हुआ है उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो टेलनेट कमांड का इस तरह यूज़ किया जाता है।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। द सेल विद डार्क बाउंड्री इन डैश इज कॉल्ड एक्टिव सेल। तो डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल किस में कहा जाता है? तो ये एक्सेल में कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसमें हो गया 62 में ए। क्वेश्चन नंबर 63, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो वायरस का पूर्ण रूप होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं होगा, FQDN जैसा कोई चीज़ भी होती है। बहुत अच्छा सवाल है, रट लेना इसको। तो ऐसे सवाल होते हैं जो वहाँ पे आपको डिस्टर्ब करेंगे, ये फुल फॉर्म वाले, क्योंकि अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो आप उसकी फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फुल फॉर्म्स वगैरह जो है कवर करने की कोशिश करें। जो कंप्यूटर ग्लॉसरी करके आती है, आप किसी भी बुक के अंदर देखेंगे, आपने जो भी बुक खरीदी हो कंप्यूटर ग्लॉसरी करके होगा, या फिर इंटरनेट पे सर्च कर लेना कंप्यूटर ग्लॉसरी, ठीक है, यानी कंप्यूटर शब्दावली। उसमें ये फुल फॉर्म्स वगैरह दी होती है, तो आप कोशिश करना कि एक बार गो थ्रू कर लो सबको, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई अंत नहीं है। बहुत सारे कंप्यूटर शब्दावलियाँ होती है, बहुत सारे शब्द होते हैं, कोई किसी का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो 64 में अगर हम देखें तो राइट आंसर आपका होगा इसमें फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, यूआरएल तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को बोलते हैं, तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा 65 में। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। एक यूआरएल वेब पर किसी दिए गए अद्वितीय संसाधन यानी यूनिक रिसोर्स के पते से ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, आपका कोई भी फाइल है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, कहाँ रखा गया है, ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक यूआरएल की ज़रूरत होती है, तभी जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हो डेटा को। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA रंगीन ग्राफिक्स द्वारा प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो दोस्तों VGA तो जो था वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये एक वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर एंड सबसे जो आप कह सकते हैं ना ग्राफिक्स की दुनिया में डी फैक्टो ग्राफिक स्टैंडर्ड था। ठीक है, अभी भी है। और ये पहली बार इंट्रोड्यूस कब की गई थी? IBM PS2 लाइन जो कंप्यूटर बने थे 1987 में इंट्रोड्यूस की गई थी। और ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? IBM ने। तो यहाँ पे जो आपका कंपनी का नेम आ जाएगा IBM आ जाएगा। कौन सी कंप्यूटर्स की लाइन थी ये भी याद रखना, PS/2। ये जो है कंप्यूटर्स बने थे उस टाइम, इस लाइन के कंप्यूटर, और इसके अंदर यूज़ किया गया था सबसे पहले इसका, और ये 1987 में किया गया था। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई शॉपिंग वेबसाइट? इनमें से ई शॉपिंग वेबसाइट कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसमें ट्विटर ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो ट्विटर इज अ माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट। एंड पेपर फ्राई एंड फ्लिपकार्ट एंड जबोंग ये आपके जो है आप जो बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? तो असूस ने तो नहीं किया, क्योंकि मैं भी ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो असूस के लैपटॉप पे ही बना रहा हूँ। एसर ने भी नहीं किया, डेल ने भी नहीं किया, IBM ने कर दिया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, IBM। लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉन एज। सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी के लिए रेखिक अनुक्रम मॉडल को कभी कभी क्या बोलते हैं? तो इसमें सीधा आंसर है, इजी प्रश्न। अगर आपने सैड पढ़ा होगा, ठीक है, सैड एक आपके टॉपिक है, उसको पढ़ लेना। मैंने ऑलरेडी है ना आपके पूरे सिलेबस की एक PDF डाल रखी है, उसमें देख लेना, सैड भी मैंने वहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, तो जो आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस वाला पार्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने पढ़ी होगी ऐसी, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसके अंदर आता है वाटरफॉल मॉडल हो गया, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, स्पायरल मॉडल होता है, रैड मॉडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटरफॉल मॉडल सबसे इजी मॉडल होता है, और वो इस तरीके का होता है। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट गैदर करनी होती है, फिर डिजाइनिंग करनी होती है, फिर उसका डेवलपमेंट करना होता है। ये जो भी आप मान लो कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो किसी भी प्रोजेक्ट की ये एक लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले आपको उस प्रोजेक्ट का क्या क्या रिक्वायरमेंट आवश्यकताएं इकट्ठा करनी पड़ेगी, फिर किस तरह बनाना है वो आपको पता होना चाहिए, फिर डेवलपमेंट कैसे करना है, फिर उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा प्रॉड पे, UAT पे। ठीक है, वहाँ पे सर्वर्स पे डिप्लॉय होगा। उसके बाद उसका डिप्लॉयमेंट के बाद क्या उसमें कोई कमियां तो नहीं है, और कोई कमियां है तो उनको मेंटेन कैसे करना है उस पूरे सॉफ्टवेयर को। तो ये होती है आपकी वाटरफॉल मॉडल, बोलते हैं इसको रेखिक अनुक्रम मॉडल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन
में हस्तांतरण को क्या बोलते हैं? इसको DDE बोलते हैं दोस्तों, DDE यानी डायनेमिक डेटा एक्सचेंज बोलते हैं। इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसके बारे में और जान लेते हैं। इन कंप्यूटिंग डायनेमिक डेटा एक्सचेंज इज अ टेक्नोलॉजी फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूज्ड इन अर्ली वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड OS 2। याद रखना ये DD स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ऑपरेटिंग सिस्टम /2 यहाँ से स्टार्ट हुई थी, और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर स्टार्ट हुई थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। DDE allows programs to manipulate objects provided by other programs and respond to user actions affecting those objects। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में। स्लाइड शो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगले हाइपरलिंक पर जाने के लिए किस संक्षिप्त शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ पे यूज़ करते हैं हम 71 में आ जाएगा टैब का यूज़ करते हैं। तो 71 में बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टैब। क्वेश्चन नंबर 72, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप किसको चुनेंगे? तो अगर मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर करना है, किसी को मूव करना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसको कट कर लो पहले, फिर पेस्ट कर दो। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इसका मालिक है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो 74 में बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? निम्न में से कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राउटर। तो 75 में हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, राउटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट SSL स्टैंड्स फॉर। डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL का क्या मतलब होता है? तो SSL का मतलब होता है यहाँ पे सिक्योर। दोस्तों 76 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। इन शॉर्ट इट इज़ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी फॉर कीपिंग एन इंटरनेट कनेक्शन सिक्योर एंड सेफ गार्डिंग एनी सेंसिटिव डेटा दैट इज़ बीइंग सेंट बिटवीन टू सिस्टम्स। मान लो ये आपका सिस्टम A है और आप डेटा भेजो सिस्टम B में, तो SSL के थ्रू ही आप इसको सिक्योरली डेटा सेंड कर सकते हो। SSL है जो आपके डेटा को सिक्योरिटी प्रदान करता है। पोटेंशियल थ्रेट्स यानी यहाँ पे मान लो कोई इसको हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको SSL के थ्रू आप रोक सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा आता है? OS आता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे तो ऑलरेडी OS दे रखा है। प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होता, यहाँ पे आएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट आंसर आ जाएगा 77 में ए ऑप्शन। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर स्पेल चेक। स्पेल चेक के लिए कौन सी की हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में? तो यहाँ पे हम F7 यूज़ करते हैं। UTF-8 इज एन, UTF-8 क्या होता है? तो 79 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों UTF-8 होता है आपका वेरिएबल विड्थ एनकोडिंग होती है 8 बिट की। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, UTF एक कैरेक्टर एनकोडिंग फॉर्मेट है जो यूनिकोड में सभी संभावित कैरेक्टर कोड पॉइंट्स को एनकोड करने में सक्षम है। ठीक है, सबसे विपुल मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला UTF-8 ही है, जो एक चर लंबाई एनकोडिंग है। चर मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है, चर मतलब होता है कांस्टेंट। तो चर मतलब ये वेरिएबल विड्थ एनकोडिंग है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेरिएबल विड्थ एनकोडिंग 8 बिट। याद रखना UTF बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको डिटेल में आपको यहाँ पे व्याख्या सहित समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 80, नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच concept of central node is used for rebroadcasting of signal received from peripheral code। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे स्टार टोपोलॉजी का। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। A PowerPoint, question number 81, a PowerPoint presentation is a collection of dash that can be used to create oral presentations। तो एक PowerPoint presentation डैश का कलेक्शन जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। तो 81 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित मशीनों में से सभी अंकगणितीय कार्रवाइयाँ हिस्सेदारी के शीर्ष एक या दो पदों का उपयोग करके लेती है। तो इसमें मतलब आपको बताना है कि स्टैक जो होता है ना, ठीक है, स्टैक होता है
मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ये हिंदी में कई बार समझ में नहीं आता, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन टेक प्लेस यूजिंग टॉप 1 और 2 पोजीशन। मान लो ये आपका एक, आपको 2 नंबर ऐड करने हैं, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। तो मुझे बिना किसी ऑपरेंड की सहायता से मुझे अगर इनको ऐड करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा स्टैक में, तो मैं जीरो एड्रेस मशीन का यूज़ करूँगा। थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ जीरो एड्रेस मशीन होती क्या है, ठीक है। मुझे सपोज ए इंटू बी करना है, ठीक है। तो ए मैंने स्टैक में सबसे पहले पुश कराया, फिर मैंने पुश कराया बी, ठीक है। फिर मैं डायरेक्टली बस ए एंड बी, और मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ऐसे रिजल्ट दे दूंगा आपको स्टैक में। तो ये आपका होता है ज़ीरो एड्रेस मशीन। याद रख लेना, एड्रेस मशीन आपको पता होनी चाहिए, 0 होती है, 1 होती है, 2 3, ये एड्रेस मशीन्स होती है। एक बार गूगल कर लेना, आपको थोड़ा इसमें डिटेल में पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है। तो मैंने इसको डिटेल में लिख दिया आपके लिए। फॉर सबस्क्रिप्ट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट, सुपर स्क्रिप्ट के लिए सॉरी, सुपर स्क्रिप्ट अगर आपको करना है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे x है, मुझे x स्क्वायर लिखना है, तो ये हो गया स्क्वायर जो है ना, ये 2 है, ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। और सब स्क्रिप्ट मतलब होता है, मान लो मुझे x के नीचे कुछ ऐड करना है, ठीक है, ये लिखना है ऐसे, तो ये सब स्क्रिप्ट हो गया। तो सुपर स्क्रिप्ट अगर मुझे करना है तो मुझे क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, फिर शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, देन प्लस साइन, ठीक है, एट द सेम टाइम। और फॉर सब स्क्रिप्ट प्रेस कंट्रोल एंड इक्वल साइन, ठीक है, मतलब कंट्रोल एंड इक्वल ओनली। तो 83 में आपको क्या आंसर आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका सब स्क्रिप्ट के लिए, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर सुपर स्क्रिप्ट पूछते तो ये वाला आंसर आ जाता, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए ये वाला आंसर आ जाता, और सब स्क्रिप्ट के लिए ए ऑप्शन आ जाएगा, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 84, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डेटा नहीं दे पाता, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंजेशन। क्वेश्चन नंबर 85, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों टोकन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, शिक्षण प्रक्रिया में, ये अब आपके आ गए पैडागोजी, ठीक है, पैडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके, तो ध्यान से देख लेना पैडागोजी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक माना जाता है, तो शिक्षक को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चर होता है, आश्रित चर होता है, मध्यस्थ चर होता है, उपयुक्त सभी। तो शिक्षक जो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी स्वतंत्र चर। क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं। देयर इज नॉट अ टाइप ऑफ टीचिंग इन टर्म्स ऑफ लेवल्स ऑफ लर्निंग, शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं होता। तो यहाँ पे देखो मेमोरी लेवल होता है, बिल्कुल होता है, और बोध स्तर भी होता है, चिंतन स्तर भी होता है, अभिव्यक्ति स्तर नहीं होता। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा 87 में, डी ऑप्शन। शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, तो कॉग्निटिव, एक्शन, परसेप्चुअल एंड अफेक्टिव, तो इसमें परसेप्चुअल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है शिक्षण का प्रकार नहीं होता, कॉग्निटिव, एक्शन एंड अफेक्टिव लर्निंग होता है। क्वेश्चन नंबर 89, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यानी विच ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसके जो आपके प्रतिपादक थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था वो है 89 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्किनर ने दिया था, ये सी ऑप्शन। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, हु गेव दिस डेफिनेशन, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी, तो यह परिभाषा दोस्तों आपकी दी थी 90 में, बी ऑप्शन, यानी वुडवर्थ ने दी थी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें 90 में, बी। क्वेश्चन नंबर 91 में आता है, मैथमेटिक्स पर आ जाता है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे दिए गया व्रत एक परिवार के द्वारा एक माह में विभिन्न मदों में किए गए खर्च और उसकी बचत को दर्शाता है, इस व्रत का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल कितना परसेंट है, टोटल 100% होगा ये, ठीक है, आपको एक तो ये पता ही होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें पूछा गया है यदि परिवार की कुल आय 60,000 है तो भोजन एवं शिक्षा पर व्यय में कितना अंतर है। तो भोजन कितना है आपका 20% है, शिक्षा है आपका 15%, इनका डिफरेंस निकालो कितना हो गया 5%। तो यही हमें निकालना है। तो 60,000 का 5% कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो 60,000 का 5% तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3,000 रुपये हो जाएगा। तो 3,000 का आंसर आ जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। तो ये पूरा दे रखा है 7 कक्षाओं का आयोजन एक सप्ताह में निर्धारित किया गया है, सोमवार से प्रारंभ और रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के 7 दिनों में से प्रत्येक दिन केवल एक लेक्चर होता है। रसायन विज्ञान की कक्षा है तो बुधवार को, शनिवार को। तो इसमें बहुत सारे आपको दिए गए, मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह की टेबल आपके पास बन जाएगी, आपको टेबल्स बनानी है, ठीक है।
तो जैसे दिन हो जाएंगे सोमवार मंगलवार बुधवार और 7 दिन हो जाएंगे, विषय कौन से हैं तो आपको उस दिन के हिसाब से कौन सा विषय वो बताना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा बृहस्पतिवार के दिन लगती है। तो बृहस्पतिवार के दिन कौन सी कक्षा लगती है, देखो कंप्यूटर की लगती है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 92 में ए। क्वेश्चन नंबर 93, A12 E48 I46 O184। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। ये 12 है, इसमें 4 गुना करोगे 48, इसमें से 2 घटाओगे 46। तो यहाँ पे A E I O इसका तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे U तो कॉमन है, तो U को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, तो यहाँ पे इनसे तो कोई आपको मतलब रहा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई 4 -2 ये पैटर्न बन रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आपको U182 राइट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इशिता ने कहा कि उसके पिता की पत्नी की बेटी का एकमात्र भाई विराज का पिता है। आदित्य का विराज से संबंध क्या है, तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा आपको। ये आपका आदित्य है, ठीक है, उसके पिता की पत्नी, ठीक है, उसकी बेटी इशिता है, और इशिता का एकमात्र भाई क्या हो जाएगा, आदित्य ही हो जाएगा। और आदित्य के बेटे की बात हो रही है विराज, तो विराज का आदित्य से क्या संबंध है, आदित्य का बेटा है विराज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 94 में ए ऑप्शन फादर है, आदित्य विराज का फादर है। क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो फाइंड द मिसिंग नंबर में आपको बताना है, देखो यहाँ पे पैटर्न कैसे मैच करना है। सबसे पहले आपको देखना है, देखो 72 है, हमेशा आप देखो कि डिवाइड होके कुछ बन रहा है क्या, ठीक है, डिवाइड होके कुछ बन रहा है क्या। तो यहाँ पे आप देखो देखिए यहाँ पे जब आप 18 का डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा, सॉरी 6। और 6 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 72 आ जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ मैच करते हुए चलना है। तो डिवाइड इन दोनों का होगा, इन दोनों का होगा। तो देखो 32 में 4 का भाग लगाएंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 × 16 क्या बनता है 128, मतलब हमारा ये लॉजिक सही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 24 में मान लीजिए x है, इसको डिवाइड किया, ठीक है, 24 में x है, इसको डिवाइड करा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू, अगर हम इसको डिवाइड करने के बाद 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 112। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपको जो राइट आंसर मिल जाएगा दोस्तों 95 में, वो मिल जाएगा बी ऑप्शन 3। ठीक है, हम डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे 3 को करा 8, तो 14 × 8 क्या होता है 112, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, सम पेपर्स आर बुक्स। ये है मेरे पेपर्स हैं, ठीक है, ये पेपर्स हो गए, ठीक है, और ये मेरी हो गई बुक्स, ये बुक्स हो गई, ठीक है। सम पेपर्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर नोट्स, ऑल बुक्स आर नोट्स, ये ऑल बुक्स क्या हो गए मेरे, ये हो गए नोट्स हो गए, ठीक है, ऑल बुक्स आर नोट्स। अब हमें ये तो स्टेटमेंट्स हो गए, अब हमें कंक्लूजन निकालना है। इसमें कंक्लूजन क्या आएगा, नो पेपर इज ए नोट। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई पेपर नोट नहीं है, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं, तो फर्स्ट वाला तो वैसे गलत हो जाएगा। सम नोट्स आर पेपर्स बिल्कुल हो सकता है, तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है 96 में, बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। ठीक है, इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है। तो विराट भारत के लिए भाग्यशाली नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, हाँ ये हो सकता है। तीसरे पे आते हैं, अंपायर विराट के साथ उदार रहेगा क्योंकि वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, ना बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। गेंदबाज विराट को कमजोर, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कमजोर गेंदबाजी क्यों करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, अब आपको यहाँ पे दे रखा है 98 में क्या दे रखा है, एक आदमी के पास कुछ रुपए हैं, ये 10 20 और इसके कुछ मूल्य के पैसे हैं, नोटों की संख्या दे रखी है। तो पूछ रहे व्यक्ति के पास कुल कितनी राशि है, और यहाँ पे पूछ रहा है ABCD में से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी आपको आवश्यकता होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो किसकी हमें आवश्यकता होगी इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों इसमें देखो, अगर आपको जब तक आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स नहीं होंगे ना, टोटल नंबर ऑफ नोट्स जब तक आपके पास नहीं होंगे ना, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो जगह डी, जब तक आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स नहीं होंगे तब तक आप इसका पूरी राशि का पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99, तो देखो 3 10 5,
तो देखो हम कैसे बना सकते हैं। अब मान लो 3 से 10 पे मुझे जाना है, तो 3 + 7 करके भी 10 आ सकता है, लेकिन क्या 5 + 7 करके कुछ लॉजिक बन रहा है? 12 है यहाँ पे ऑप्शन में, कहीं नहीं है, तो मतलब ये लॉजिक तो मेरा गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर वाला लगा के देखता हूँ। 3 स्क्वायर + 1 करूँगा तो 10 आएगा, और 5 स्क्वायर + 1 करूँगा तो क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे 26 है किसी ऑप्शन में? हाँ, डी में है। तो यहाँ पे 26 राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएगा क्वेश्चन 100 पे आते हैं, लास्ट फाइनल क्वेश्चन आज का। तो ये वही है कोडिंग डिकोडिंग वाला। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर बन जाएगा इस तरह। कोड जो है वो +1 +0 +1 +1 इस तरह डोज बन जाएगा, और गोल्ड है इस तरह होम बन जाएगा। तो इसी तरह जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो SONS जो है ये क्या बन जाएगा आपका? TOOT। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इसका सेकंड पार्ट भी करा दिया प्रैक्टिस पेपर 3 का। अब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं पेपर 1 का भी प्रैक्टिस पेपर डिज़ाइन कर रहा हूँ, पेपर 1 में, ठीक है। उसमें मैं राजस्थान जी के प्लस करंट अफेयर्स प्लस आपके साइंस प्लस आपके जो है मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग, ये जो क्वेश्चन है सारे इंक्लूड करके पेपर 1 तैयार कर रहा हूँ। जल्दी मैं पेपर 1 पे अपलोड करूँगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। और जिनको भी राजस्थान की मूमल मैगजीन चाहिए, मूमल जीके बुक, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर 100 बच्चे हो जाते हैं, 100 अगर लोग अगर मेरे पास हो जाते हैं, तो मैं ये बुक बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अराउंड 30 रुपीज़ के आसपास इसकी लगेगी। मैं इस बुक की PDF बनवा दूंगा, मैंने किसी से बात की है। तो मूमल की 2020-21 का एडिशन है जीके का। तो पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 कंप्लीट आपको मिल जाएगा इसके अंदर। पेपर 1 जिसमें राजस्थान जीके आती है, राजस्थान जीके का कंप्लीट पोर्शन मिलेगा, स्टैटिक वाला, स्टैटिक पोर्शन आपको कंप्लीट मिल जाएगा। 30 रुपीज़ शायद उसकी प्राइस रहेगी, मैं देख लूँगा, 30 के आसपास ही रहेगी। सो अगर 100 लोग हो जाते हैं तो मुझे बता देना, मैंने जिससे बात करी है उससे बनवा लूँगा वो। और 100 हो जाएंगे तो मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करके आपको वो PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।